ओके स्टूडेंट, कल हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था। सिंपल लीनियर, ये वाला सिंपल लीनियर। सिंपल क्यों कहा था कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो अगेंस्ट ए डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज नोन एज ए सिंपल। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, ये वाली इक्वेशन कि x1 और x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है y, तो y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो किसी भी मॉडल में, ये भी एक मॉडल है, ये भी मॉडल है, सारे मॉडल है, किसी भी मॉडल में अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए तो इट विल बी नोन एज ए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। लीनियर का मतलब कि y की पावर भी एक है, x1 की पावर भी है, x2 की पावर भी एक है, तो इट्स मीन इट इज ए लीनियर। नाउ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई। ए मैंने कहा था कि इंटरसेप्ट है। क्या इसकी आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, ना x ना y, ये बिल्कुल ऐसे ही। तो बेशक मैं बीटा नॉट लिख दिया, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस ई। मैं ये नहीं लिखूँ, ये लिखूँ, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बीटा नॉट इज इंटरसेप्ट क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई x नहीं, कोई y नहीं, कोई z नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट है, दैट विल बी नोन एज ए कांस्टेंट। तो सो दिस इज नोन एज ए इंटरसेप्ट, चाहे मैं इसको a कह दूं, चाहे मैं इसको बीटा नॉट कह दूं। ये दोनों की क्या शनाख्त है कि इसके साथ कोई x वैस नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है, कोई चीज़ इसके साथ नहीं होती। प्लस b1x प्लस दिस, देखिए एक ही वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट ए डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं इसको कहूँगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा आ जाए, अब मेरे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए x1 और x2। फॉर एग्जांपल y आपकी यील्ड है राइस की, मैं ऐसे करता हूँ कि y इज ए यील्ड, y आपकी यील्ड है और राइस क्रॉप है 20 टन पर एकड़। x1 आपका फर्टिलाइजर इन kg, फर्टिलाइजर है इन kg, कि अगर 10 kg आप अप्लाई करेंगे तो 20 मन राइस की निकली। x2 है नंबर ऑफ इरिगेशन, टू पानी लगाएं, 2 पानी दें, इसको 15 kg अप्लाई की, लेकिन 3 पानी लगाए, इसको 20 किलो दी, 4 पानी लगाए, ये और उसकी यील्ड आती है। तो मेरा y किस पर डिपेंड कर गया, x1 पर भी x2 पर, y इज इक्वल टू x1 पर भी x2 भी। तो जब क्या लिखते हैं, बीटा नॉट इंटरसेप्ट प्लस बीटा 1 x1 का कोफिशिएंट या स्लोप, ये बीटा 2 x2 का स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट प्लस c प्लस एरर, ये होता है। अब x1 is known, x2 is known, y is known, beta naught is known, beta 1 is not known, beta 2 is not known। तो सो हम 3 को एस्टीमेट करेंगे, 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। बीटा नॉट b1 b2, मतलब कि ये b1 b2 रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं, या इसको स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं, और बीटा नॉट ये इंटरसेप्ट बन गया। मैंने पहले ये लिखा था, बेशक आप ये लिखे, बेशक बीटा नॉट लिखिए, क्योंकि सारे मैंने बीटा 1 लिख दिए, इसलिए इसको भी मैंने बीटा 1 कर नॉट कर। ये इंटरसेप्ट है। क्या शनाख्त है कि इसके साथ कोई चीज़ नहीं है, कांस्टेंट है, कोई x नहीं, कोई y नहीं, कोई z नहीं, कुछ नहीं लिखा होता, दैट विल बी नोन एज ए इंटरसेप्ट। अब कैसे मालूम करना है, ये आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन की तरह नहीं मालूम करते, इनके फार्मूले अलग-अलग है, लेकिन किसी तरीके से आप एस्टीमेट कर सकते हैं। मैंने सिंपल आपको इसकी इंटरप्रिटेशन बतानी है और इसकी एप्लीकेशन बतानी है और इंटरप्रिटेशन बतानी है।
ये आप कंप्यूटर में फीड करेंगे डाटा तो 1 मिनट में ये आ जाएगा, बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा नॉट। अब इसका कोई मसला नहीं, आपने सिंपल में ये कर लिया। लेकिन याद रखना उस तरीके से नहीं करना कि बीटा 1 को भी उसी फार्मूले से कर ले, बीटा 2 को भी उसी फार्मूले से। नो, इसका फार्मूला अलग होता है। हम मैट्रिक्स फॉर्म में करके वैसे भी कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इक्वेशंस को। सो बार क्या, मैं ये आपको ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। मैं अभी बताता हूँ कि है क्या, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, x1 इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x2 इज इंडिपेंडेंट। y यील्ड है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यील्ड डिपेंड करती है x1 पर, कितनी फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, x2 पर कितना आप उसको नंबर ऑफ एरिगेशन देते हैं, 2 पानी लगाते हैं, 3 लगाते हैं, ये 4 लगाते हैं, 5 6। ये एक प्लाट है जिसमें आपने 10 kg 10 kg फर्टिलाइजर अप्लाई की, लेकिन 2 पानी उसको दिए। इस प्लाट पर 15 kg लगाई राइस की क्रॉप, उसको 3 पानी दिए। इस पर 20 kg अप्लाई की और उसको 4 पानी दिए, और फिर उनके रिस्पेक्टिव ये यील्ड आती रही। अगर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करूँ तो कैसे करूँ? इंटरप्रिटेशन जो इंटरसेप्ट है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ y1, इट इज़ द वैल्यू ऑफ y डिपेंडेंट वेरिएबल when all the independent variable will equal to 0, जितने भी इंडिपेंडेंट, x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर x1 भी 0 x2 भी 0 कर दे, ना उसको पानी दे ना उसको खाद दे, जितने भी प्लाट पर आपने राइस की फसल लगाई थी उसकी यील्ड ले ले, वो इंटरसेप्ट आ जाएगी। अब उसी तरह कल की तरह बीटा 1 चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x1, कि बीटा 1 क्या है, चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x1, कीपिंग द x2 इज ए कांस्टेंट। शर्त यह है कि x2 कांस्टेंट रख दें। एंड सिमिलरली b2 क्या है, इट इज ए चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x2, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ x1 कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट। और फिर इनको एस्टिमेट कर लें, बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 को किसी टेक्निक से। हम नहीं करेंगे क्योंकि आजकल हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में फीड करेंगे 2 मिनट में हम इसको कर सकते हैं। लेट्स हाइपोथेटिकली, मैंने हाइपोथेटिकली बीटा नॉट की वैल्यू मालूम कर ली, बीटा 1 की, बीटा 2 की। आप कंप्यूटर में फीड करेंगे ना किसी भी, तो वो 1 मिनट में इसको आपको बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 की वैल्यू बता देंगे। और मैं सपोज कर रहा हूँ कि बीटा डॉट मैंने कैलकुलेट किया 12 आया, बीटा 1 की वैल्यू 2 आई, बीटा 2 की वैल्यू 1.5। मैंने जब उनकी वैल्यू यहाँ पुट की तो एस्टीमेट हो गया, मॉडल एस्टीमेट हो गया। तो दिस इज ए एस्टिमेटेड रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, क्योंकि 2 वेरिएबल, ऊपर मैंने y हैट लगा। अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँ ना, देखिए क्या आता है। y हैट, y क्या है, यील्ड। कहता है कि अगर x1 0 कर दे, x2 0 कर दे, मैंने भी कहा ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 0 कर दे, 0 कर दे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0। तो y हैट किसके बराबर आ गया, 12। कहता है कि अगर आप ना खाद डालें, ये कितने प्लाट्स थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे प्लाट हैं, बिल्कुल खाद ना डालें, राइस बाकी सारे कांस्टेंट रखें, सीड हर चीज़ कांस्टेंट रखें, तो फिर भी उसकी यील्ड होगी, दैट इज इक्वल टू 12 मान। ना खाद डालें, x1 0 कर दें, x2 0 कर दें, कोई पानी ना दें, दैट विल बी इक्वल टू 12। बीटा 1 मैंने कहा इट इज चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x1, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ x2 कांस्टेंट। और अगर x2 कांस्टेंट ही हों, पानी 2 ही हों, और अगर आप इसको फर्टिलाइजर को बढ़ाते जाएँ 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 ऐसे बढ़ाते जाएँ, तो क्या यील्ड में फ़र्क पड़ता है? वो कहता है जी 1 kg बढ़ाने से 2 मन का फ़र्क पड़ जाता है। इट इज़ ए चेंज इन दिस ड्यू टू यूनिट चेंज इन x1, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ x2 कांस्टेंट। शर्त है कि x2 कांस्टेंट। अगर 2 पानी देने तो 2 ही दें, अगर 3 देने तो 3 ही दें, लेकिन इसको ये ऐसे बढ़ाते जाएँ 1 1 कर, तो आपकी यील्ड में 2 मन का फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब इट इज़ ए चेंज इन y due to unit change in x2, keeping the effect of x1 constant।
कहता अगर के जी इतने ही रखें, एक प्लाट पर आप लगाएं और 10 के जी पर पानी इसको 2 दें, फिर दूसरा प्लाट लगाएं, उसको 10 खाद डालें, पानी उसको 3 दें, फिर उसको 10 खाद डालें, पानी उसको 4। तो मैं ये कांस्टेंट रख दिया मैंने एक जैसे x1 कांस्टेंट, ये x1 कांस्टेंट, लेकिन इसको मैं चेंज कर रहा। तो इसका मतलब इट इज ए चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x2 कीपिंग द इफेक्ट ऑफ x1 कांस्टेंट। कहता कि अगर मैं x1 कांस्टेंट कर दूं, पानी एक बढ़ाता जाऊं, तो कितनी चेंज आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंक्रीज हो जाती है मॉडल एस्टिमेट। ये था इसकी इंटरप्रिटेशन। अब इसकी वाई हैट कैसे निकालनी है वो कल की तरह मैं बाकी वही प्रोसीजर है। x1 की वैल्यू 10 पुट करें और x2 की वैल्यू 2 पुट करें, ये वाई हैट आ गई। ओके, तो वाई हैट कैसे मालूम कर रही है ना वाई हैट। अब x1 x2 की वैल्यू में क्या पुट करूँ, x1 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 2 पुट करें, तो x1 इज इक्वल टू 10, 2, 3, 20, 23, दैट इज इक्वल टू 35। अगर x1 15 पुट करें, x2 3 पुट करें, x1 15 पुट करें, ये 3 पुट करें, तो 3 पुट करेंगे तो ये 4.5 प्लस 30 प्लस 12 46.5 46.5 एंड सो ऑन। ये वैल्यू पुट करते जाएं, आपको वाई हैट जितनी वाई की वैल्यू होंगी उतनी वाई हैट की होगी। फिर आपने मैंने कहा था कि ई निकालें, ई एरर जिसको कहे, ये किसके बराबर था, वाई माइनस वाई हैट के बराबर। अगर आप इसको ई स्क्वायर निकालें, इसका स्क्वायर लें, सो आर स्क्वायर कैलकुलेट करें। आर स्क्वायर वही फार्मूला कर वाला, वाई हैट माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, कल वाला फार्मूला। वाई हमारे पास है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है ना, तो वाई हैट कैलकुलेट कर लिया। ये आप दोनों का डिफरेंस वाई हैट माइनस वाई बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ वाई हैट माइनस वाई बार, वाई बार इसका मीन निकालें और ये वाई हैट है, ये वाला। इससे क्या कौन सी चीज़ माइनस करनी है, वाई बार मीन ऑफ वाई, वो ये बना लें। नीचे क्या है, वाई माइनस वाई का बना लें, एक वाई माइनस वाई बार का ये बना लें। हर वाई से उसका मीन कैलकुलेट करें, जिस तरह वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरी, अगर एन पर डिवाइड करते हैं वेरिएंस बन जाता है। तो इसको जिस तरह कल किया उसी तरह बिल्कुल सेम, सिर्फ वाई हैट इस लिहाज से मूव करना है। लेफ्ट इज इक्वल टू 90%। 90%, 0.9 बनेगा, ठीक है ना। तो 90% इसकी इंटरप्रिटेशन फिर देखिएगा, मैंने कल बताई थी। इट इज वेरिएबिलिटी इन वाई ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आर स्क्वायर इट इज वेरिएबिलिटी इन वाई ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से 90% फर्क पड़ता है। मतलब खाद का और पानी का बहुत रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट। और 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10%। कहते जो 10% वेरिएबिलिटी चेंज आई ना, वो x1 x2 की वजह से नहीं आई, कोई और ही फैक्टर थे जो हमें नहीं पता, हिडन फैक्टर जिसको कहते हैं, या अनकंट्रोल्ड फैक्टर जिनको कहते हैं, कहता हमें नहीं पता कि वो कौन से थे, उनकी वजह से 10% वेरिएबिलिटी है। तो दिस इज नोन एज ए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब ये मॉडल बहुत बड़ा भी हो सकता है। जो वीट का मॉडल मेरा ख्याल में मैं पढ़ रहा था, तभी के अमेरिकन ने जो बनाया है,
वो कोई 15-20 इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखे, मतलब कि यील्ड का डाटा वीट का कि वाई डिपेंड करता है। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा एग्रोनॉमी के स्पेशली कि जो वीट वैरायटी है कोई भी किस पर डिपेंड करती है, बीटा नॉट कांस्टेंट प्लस बीटा 1x1 फर्टिलाइजर पर करती है प्लस बीटा 2x2 वैरायटी वैरायटी पर भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि ये फर्टिलाइजर पर टेस्ट करते हैं, इरिगेशन पर टेस्ट करती है, मौसम पर बारिश पर टेस्ट करती है, ये रेट ऑफ सोइंग पर डिपेंड करती है, ठीक है, डेट ऑफ हार्वेस्टिंग पर डिपेंड करती है, सनशाइन पर भी कहते अफेक्ट करती है, और इसकी वैरायटी पर भी डिपेंड करती है, और बहुत से वेरिएबल हैं। ये 15-20 वेरिएबल उन्होंने मॉडल बनाया है अमेरिकन ने कि वीट वैरायटी किस पर डिपेंड करती है, डेट ऑफ सोइंग पर करती है, सॉइल भी करते हैं। सॉइल पर करती है, पेस्टिसाइड पर करती है, और ये वीट पर डिपेंड करती है। कम हो जाती है, भैया कम हो या ज़्यादा हो। एंड सो फिर भी एरर है, फिर भी कुछ वेरिएबिलिटी पता नहीं क्या है, इसकी वजह से बहुत कम एरर है। आल्सो नोन एज ए मल्टीपल रिग्रेशंस, मैंने कहा कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बेशक 100 क्यों ना। तो y इज इक्वल टू बीटा नॉट इंटरसेप्ट, देखिए इसके साथ कोई x नहीं है, बाकी सब के साथ x, इसके साथ कोई x नहीं है। सो दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट, इट इज वैल्यू ऑफ y व्हेन ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इक्वल टू 0, कोई खाद ना डालें, कोई उसको पानी ना दें, हर चीज़ 0 कर दें, फिर भी कुछ यील्ड हो जाती है। दैट्स इंटरसेप्ट, द वैल्यू ऑफ y व्हेन ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इक्वल टू 0। Regression coefficient change in y due to unit change in x1, keeping the effect all the constant, बाकी सारे constant करें, सिर्फ x1 क्या है आपकी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर पे यूनिट चेंज कर दें तो कितनी चेंज आ जाती है, दैट से बीटा 1 चेंज आ जाती है, दैट से इरिगेशन, अब इरिगेशन को इंक्रीज करें बीटा 2 कितनी आ जाती है। एंड सो वही इंटरप्रिटेशन है जो ये वाली थी सारी के सारे। तो मॉडल जितना मर्जी बड़ा हो, मतलब कि आजकल लोगों ने एग्रीकल्चर में मॉडल बना के रखे हैं हर कंट्री में अपने मौसम के मुताबिक। हमारे पास भी होगा कोई जो एग्रीकल्चर सर्च काउंसिल में शायद वीट मॉडल बना हो, मुझे नहीं कन्फर्म, लेकिन हमारे अपने फर्टिलाइज़र है, आपकी सॉइल है, ये सारे अपने अपने कंट्री के अपने अपने, इसलिए हर एक ने अपना अपना मॉडल बनाया हुआ है कि मैक्सिमम वाई किस पर डिपेंड करती है, किस तरह इज नोन एज ए मल्टीपल रिग्रेशन। ये जो आपके मौसम का हाल नहीं बताते, ये भी रिग्रेशन मॉड्यूल यूज़ करते हैं, याद रखना। y इज इक्वल टू बीटा नॉट, मैं ऐसी मिसाल ही दे रहा हूँ, x1 प्लस बीटा 2x2 प्लस बीटा 3x3 प्लस c y प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, x1 कि हवा का दबाव प्रेशर है वो कितना है, x2 कि टेम्परेचर कितना है, x3 कि उसकी जो रोक है हवा का वो किधर है। मतलब कोई भी उनके अपने होंगे, मुझे नहीं पता कौन कौन से वेरिएबल हैं उनके पास, ये वेरिएबल हैं, वो सैटेलाइट से अपना डाटा कलेक्ट करके यहाँ रोज पुट कर देते हैं, रोज़ाना पुट करके फिर देख लेते हैं कि ये कितनी इसकी वाई की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल वो वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, बीटा 1 की कैलकुलेट कर ली डाटा की, x1 x2 x3 और y का डाटा दिया होगा, ठीक है ना।
पिछला डाटा उसके पास उनके पास होता है, उसके बेस पर प्रेडिक्शन करते हैं, आगे फोरकास्ट वैल्यू करते हैं। तो x1 अगर प्रेशर इतना हो, अगर x2 अगर टेम्परेचर इतना हो, x3 जो हवा का रुख है वो इस जनब हो, तो फिर y वो प्रोबेबिलिटी निकल आती है ऐसे 0.93 लाइक। हर वैल्यू पुट करें ऐसे इसकी ये y की वैल्यू निकल आएगी। जब ये वैल्यू निकल आएगी तो इसका मतलब कि 93% चांसेस है कि आज बारिश होगी। और अगर ये वैल्यू y की 0.01 आ जाए तो इसका मतलब कि 1% चांस है, मतलब मौसम खुश करेगा जिसको आप कहते हैं। तो ये y की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होता है, और x1, x2, x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ये डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी रेंज ऑफ दिस कि बारिश होगी या नहीं होगी। इसको मैंने उस दिन बताया था कि ये प्रेडिक्शन कहलाती है, फोरकास्ट कर देनी, प्रेडिक्शन कर देनी। फॉर एग्जांपल यही जो एग्जांपल है पहले वाले, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास x1 40 kg और x2 मैं 4 पानी दे सकता हूँ। अगर मैं 40 kg डालूँ खाद और 4 पानी दूँ तो कहते हैं मेरी व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, मेरी यील्ड की एक्सपेक्टेशन क्या हो। तो आप x1 की 44 वैल्यू ऐड कर दें और x2 की 4 कर दें, x1 की 40 कर दें। यहाँ पर तो वाई हैट एस्टिमेट मीन कि वो आपको आप उसको एस्टिमेट कर लेंगे, प्रेडिक्ट कर लेंगे, फोरकास्ट कर लेंगे। इट इज़ नोन एज ए प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग विद एनी मॉडल, किसी भी मॉडल का जो भी आप प्रेडिक्ट करने कर लें। तो दिस इज द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, कभी कभी नॉन लीनियर रिग्रेशन भी होती हैं, मैं भी ये भी बताऊँ। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप चीज़ को बढ़ाएं बढ़ती रहती है, बल्कि यहाँ पर कोई चीज़ भी लीनियर नहीं होती। कोई चीज़ को बढ़ाएं किसी हद है बढ़ती रहती है। आप x1 को बढ़ाते जाएं, ये बढ़ रही है, x1 बढ़ रही है। आप 10 kg अप्लाई कर दें, 20 कर दें, 30 kg अप्लाई कर दें, 40 कर दें, 100 कर दें, मुमकिन है आपको क्रॉप उसकी यील्ड बढ़ती रहे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक स्टेज पर ये मैक्सिमम हो जाए। वहाँ खाद डालें या ना डालें वो बढ़ेगी कॉन्सेंट्रेट, बल्कि ज़्यादा डाल दें या फिर कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे इसको कहते हैं नॉन लीनियर। लीनियर का ग्राफ लाइन बनता है, ये अगर ग्राफ बनाए तो ये कर्व लीनियर इसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर कहते हैं या कर्व लीनियर कहते हैं कि लाइन का ग्राफ नहीं बनता। जैसे नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अच्छा, होता क्या है स्पेशली आपके फील्ड में एग्रीकल्चर में हम रिकमेंड करते हैं कि जी आप इतना खाद डालें, इतनी बैग डालें। होता है यहाँ तक ये बढ़ती जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल 50 kg तक ये बढ़ती जा रही है, ऐसे आगे कम होना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलाइजर एंड यील्ड अप टू 50। जो x1 है मेरा, जिसको फर्टिलाइजर है, ये लेस देन और इक्वल टू 50 या 50 या इससे लेस ले लेंगे, इस रेंज में ये लीनियर है। इसके बाद अगर डालेंगे ये लीनियर नहीं रहेगा, ये नॉन लीनियर। तो फंक्शन कोई भी लीनियर नहीं होते ओवरऑल, कोई एक चीज़ को बढ़ाते जाएं। कभी कभी आप 24 घंटे पढ़ें और पेपर दें, मेरा ख्याल 0 मार्क्स आ जाएंगे, पता नहीं होता। मतलब बढ़ाते जाए स्टडी आगे बढ़ाते जाएं, मार्क्स भी बढ़ते हैं। एक स्टेज पर आगे कुछ नहीं, आप गेन ही नहीं करते। तो कहते हैं इट इज़ ए लीनियर विद रिस्पेक्ट टू दिस। 8 घंटे तक, 6 घंटे तक, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे तक आप पढ़ते रहें, आपके मार्क्स ज़्यादा आता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो मुमकिन है कॉन्स्टेंट हो जाए या कम होना शुरू हो जाए। तो कहते हैं कि इट इज़ ए लीनियर रिलेशनशिप अप टू दिस, अप टू 12 आवर। मैं कहता हूँ x1 इज इक्वल टू लेस दैन 12, कि x1 12 घंटे या इससे कम तक ये लीनियर है। इसके बाद फिर ऐसे होता है, उसको नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। इसकी एस्टिमेशन किसी और तरीके से करते हैं, मतलब इसको हम रिलेशनशिप किसी और तरीके से करते हैं। अच्छा, एक इसमें ये बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमको कैसे पता चला कि ये लीनियर लाइन हमने मॉडल ये लगाना है या नॉन लीनियर लगाना है।
तो फिर हम एक्चुअली उसको कहते हैं ग्राफ ड्रा करें, प्लॉटिंग करें। पहले उसकी प्लॉटिंग करें, एक वेरिएबल को x1 और y का प्लॉट करें। जैसे x1 की वैल्यू रखें 10, 15, 20, 22 और 25, और फिर y की वैल्यू देखें। अगर तो इस तरह का ग्राफ बनता है तो मैं फिर मॉडल लीनियर लगा देना। अगर ये ग्राफ इस तरह का बन गया तो फिर मैंने लीनियर मॉडल नहीं लगाना। मैंने यहाँ लिखा नहीं होता कि यहाँ लीनियर लगाएं या ना लगाएं, नहीं, प्लॉटिंग करते हैं पहले और फिर उसके बाद चेक करते हैं। अगर मैं ये यूज़ करूँ, मतलब कि ग्राफ इस तरह का बनता है और मैं मॉडल लीनियर रिलेशनशिप का मॉडल मैं लगा दूँ, ये टोटली गलत हो जाएगी। वो सारी की सारी इंटरप्रिटेशन गलत होगी, वो मिस गाइड होगी आपको, वो आपको ये गाइड नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले प्लॉट करके देखते हैं, ऐसे प्लॉट करते हैं, फिर दूसरे इरिगेशन को भी प्लॉट करके देखते हैं, हर एक को देख के फिर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि मैंने लीनियर मॉडल लगाना है या नॉन लीनियर मॉडल लगाना है। लेकिन नॉन लीनियर की एस्टिमेशन और तरीके से करते हैं, लीनियर की मैं किसी और तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी हम ट्रांसफॉर्मेशन से लीनियर को नॉन लीनियर में भी नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं लॉग लेके या कोई इस तरह की चीज़ लेके। हम उसको, ये जो साहब का था ना थीसिस, वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप की आई थी कुछ टेम्परेचर, तो मुझे याद है कि मैंने एनालिसिस इनकी हेल्प की थी। तो इनका जो रिलेशनशिप बनता था ना टेम्परेचर का, कोई इस तरह का था नॉन लीनियर, हम उसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेट करना। फिर मैंने इसको लॉग लेके, मुझे याद है इनका कि लॉग लेके उस डाटे को फिर लीनियर रिलेशनशिप में मैंने कन्वर्ट किया था। फिर मैंने β1, β2, β3 की एक एस्टिमेशन की थी और फिर एट दी एंड फिर मैं उसका एंटी लॉग लेके वो रिलेशनशिप मेजर कर दिए जो y के और x के थे। ये इनके डाटे में आई थी। ये ऐसा होता है, तो दैट विल बी नोन एज ए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस। अगर यहाँ तक अगर इसका तो बहुत लेंथी है, ये तो रिग्रेशन तो बहुत लेंथी है। कभी कभी मल्टीकुलरियरिटी एक लफ्ज़ वो आ जाता है, कभी मल्टीपल रिग्रेशन में ये इस पर डिपेंड कर जाता है, x1 x2 पर डिपेंड कर जाता है। तो हमारी अजम्पशन होती है वैसे कि x1 और x2 आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन कभी ये डिपेंडेंट हो जाता है, x1 x2 पर डिपेंड कर जाता है, x2 x1 पर डिपेंड कर। बहुत सी मिसालें हैं। हम कोई टेक्निकल लफ्ज़ बोलते हैं कुलिनियरिटी, वेरिएबल्स आर कुलिनियर्स, वो बड़ा फिर लेंथी, ये बड़ा प्रोसेस है। फिर इसकी होमोसिडास्टिसिटी एक लफ्ज़ है कि वेरिएंस ऑफ x1 x2 ये कांस्टेंट होनी चाहिए। पहले इसकी अजम्पशन चेक करते हैं, 7-8 अजम्पशन है इसकी, फिर जाकर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा लगाना है। लेकिन अगर लीनियर रिलेशनशिप हो तो फिर क्या लगाते हैं, जो मैंने पढ़ाया वही मैंने इस तरह आपको बता दिया है कि लीनियर की इस तरह आपकी होगी। तो दिस इज नोन एज ए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। फिर मैंने कहा ना कि इसको पहले इसकी अजम्पशन चेक करते हैं जब मॉडल हम अप्लाई करते हैं फील्ड में जाके, कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये हेट्रोसिडास्टिसिटी है या नहीं, मल्टीकुलरिटी है या नहीं, ऑटो को रिलेट करता है कि नहीं करता। ये बड़ी इसकी अजम्पशन है ऐसी। वो पहले अजम्पशन डाटे पर लगा के हम चेक करते हैं कि ये वाकई ऐसा है या नहीं है। बहुत से PhD के स्टूडेंट्स कोई ऐसे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, आंखें बंद करके मल्टीपल रिग्रेशन लगा देते हैं। लो, कतई नहीं करना चाहिए, वो मिसलीड करते होते हैं आपकी एक्चुअली रिसर्च को। तो स्टूडेंट जब मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करनी है तो फिर इसकी 4-5 अजम्पशन तो ज़रूर चेक करनी। अगर वो अजम्पशन फुलफिल हो जाए तो फिर आप यूज़ करें मल्टीपल रिग्रेशन, ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर नहीं करें तो फिर ऐसा इसको कभी यूज़ नहीं करना जब तक उसकी वो जो अजम्पशन है वो फुलफिल ना करे, आप मल्टीपल रिग्रेशन ना लाएं। तो जब मल्टीपल रिग्रेशन लगाएं तो आपके टीचर से, किसी आपके रिसर्चर से पूछ के लगाएं, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग आंखें बंद करके, नहीं पता होता, कंप्यूटर में डाटा फीड करना होता है, मल्टीपल रिग्रेशन में जाकर टिक करते हैं तो वो आ जाता है। कंप्यूटर ने तो कर देना है, कंप्यूटर क्या कहेगा कि मैं नहीं करूँ, उसने तो β1 β0 β2 की वैल्यू निकाल देनी है।
लेकिन वो मिसलीड कर रही होती है। इसका मतलब कि पहले चेक किया जाए कि क्या मल्टीपल रिग्रेशन की जो एग्जम्पशंस हैं वो फिलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर वो फिलफिल नहीं हो रही तो मत लगाएं मल्टीपल रिग्रेशन। मैंने बहुत से देखे लोगों को वो गलत मल्टीपल रिग्रेशन लगाते हैं कि उनकी ऑटो कोरिलेशन भी होती है, उसकी हेटेरोस्लास्ट भी डेटा में एग्जिस्ट करती है, मल्टीपलैरिटी भी एग्जिस्ट करती है और फिर बुलवा देती है। तो सो दिस इज़ ए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और मैं आपको स्टूडेंट्स ताकीद करता हूँ कि जब आप रिसर्च में यूज़ करते हैं, आप एग्रीकल्चर वाले लोग बहुत यूज़ करते हैं रिग्रेशन कोरिलेशन को, बहुत सारे एग्रीकल्चर। और जब तक इसके कंसेप्ट क्लियर ना हो, पहले अगर आप जब अप्लाई करें तो अपने किसी स्टेटिस्टिशियन से या अच्छा और एक मैं लफ्ज़ बोल लूँ कॉम्पिटेंट स्टेटिस्टिशियन से। कभी कभी डाटा एनालिसिस आप कोई लोग होते हैं, लोगों ने डाटा एंटर करना और एनालिसिस कर देना, उसमें तो ऑप्शन है रिग्रेशन मल्टीपल की, आप स्ट्राइक करेंगे तो डाटा दे देगा। ऐसे नहीं होता। आप पहले उसको देखें कि ये अप्लाई होगा भी कि नहीं, अजम्पशन चेक करें कि है या नहीं, फिर और एग्जांपल चेक करें कि इसको भी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये बहुत चीज़ें देखने वाली हैं। जब कभी आप रिग्रेशन अप्लाई करें ज़रूर ये चीज़ें चेक करें, क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन में बहुत लंबा चक्कर है इसका। इसकी एरर कैलकुलेट करनी पड़ती है, ई की कैलकुलेट करनी पड़ती है और फिर ई को कैलकुलेट ग्राफिंग करनी पड़ती है। ग्राफ से हम चेक करते हैं कि इज इट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। अगर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो मुमकिन ऑटो कोरिलेटेड हो जाए। टर्म्स हैं कुछ जो आपके कोर्स में नहीं है, आगे कोई एडवांस कोर्स पढ़े पीएचडी में तो ये कोई लोग पीएचडी में बताएंगे आपको कि फिर क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, भी मैं सारा वो डिटेल से बताइए। या फिर आपको कोई रिसर्चर, आप जो भी रिसर्चर है वो कंसल्ट करें अपने स्टेटिस्टिशियन से, वो आपको बताएंगे। सो नेक्स्ट है कोरिलेशन। रिग्रेशन एक्चुअली टॉपिक है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एंड कोरिलेशन। बहुत से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। रिग्रेशन में y इज इक्वल टू, अब मैं बेशक कभी कभी ये भी लिखूं या बीटा नॉट लिखूं, आप दोनों को समझ आना चाहिए। मैंने पहले लिखा था a प्लस बी एक्स, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, ये भी एक ही चीज़ है। फर्क ये है कि मैंने ये लिख दी यहाँ बीटा नॉट लिख दी, इसके साथ कोई एक्स नहीं, कोई नहीं, इसलिए ये इंटरसेप्ट है और ये एक्स है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सो y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज ए डिपेंडेंट। y डिपेंड करता है x पर, मतलब ये मुझे क्लियर है दो वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल डिपेंड करता है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। मतलब y डिपेंडेंट है। अच्छा आपके